हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 9 साइंस की और हम पढ़ रहे थे मैटर के बारे में। तो हम हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने ये पढ़ लिया था कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं वो सभी ज्यादा अगर हम देखें तो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जैसे कि आप देखो अभी अपने आसपास, तो आपको क्या दिख रहा है? देखो, तो आपको अभी अपने आसपास कई सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, वाटर बॉटल, वाटर, बुक्स, पेन, पेंसिल। और एक चीज जो हर जगह प्रेजेंट है वो है एयर। तो एयर अगर हम देखें तो एयर क्या है? गैसियस स्टेट है। ठीक है। बाकी जो ब्लैक बोर्ड, कॉपी या पेन, नोटबुक, बुक्स जो भी आप देख रहे हो वो सभी क्या है? सॉलिड स्टेट में। और जो लिक्विड है, जो वाटर वाटर है, जो वाटर बॉटल के अंदर, वो क्या है? लिक्विड स्टेट में। तो ज्यादातर ये 3 स्टेट के मैटर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे, इन्हीं की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर क्या क्या नए नए टर्म्स आ रहे थे इनकी प्रॉपर्टीज के अलावा, वो भी हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि मैटर क्या है? मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना। इन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। ये बहुत टाइनी होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि नेकेड आइज से देखना इनको बहुत मुश्किल है, नहीं देखा जा सकता, यानी कि नेकेड आइज से। तो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते तो माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की 3 हमारे मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जिन पार्टिकल से मिलकर के बने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। फिर ये जो तीनों मैटर है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक या जनरल प्रॉपर्टीज हम कहें, जनरल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। फिर बात की इंटर कन्वर्जन की। जो मैटर की स्टेट है इनको इंटर कन्वर्जन इनमें किया जा सकता है क्या? कोई चेंज किया जा सकता है? तो वो हमने डिस्कस किया कि हाँ, चेंज किया जा सकता है। फिर वो जो चेंज हम करेंगे उन टर्म्स को क्या कहेंगे? जैसे हमने कहा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम मेल्टिंग या फ्यूजन कह सकते हैं। या हम कहें कि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करना, तो क्या हो रहा है? गैसियस से लिक्विड में चेंज कैसे करें? कंडेंसेशन से। या सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कैसे कर रहे हैं? सब्लिमेशन से। तो ये सारे ये जो टर्म्स थे ये हमने पढ़ लिए थे, इनके डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर हमने बात की टेम्परेचर की कि जो मैटर की स्टेट है इन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने पढ़ा। और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ा है इसके बारे में बात की। फिर जो टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर हमारे पास अलग अलग स्केल होते हैं, 3 स्केल होते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। इन तीनों में टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करेंगे? यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस स्केल में, तो इसे केल्विन में या फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर है, इसको हमें अदर 2 स्केल जो कि फ़ारेनहाइट और केल्विन है इसमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखो, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें उसमें 273.15 ऐड कर लेते हैं और केल्विन में चेंज कर लेते हैं। इसी को अगर हम जो हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस में, इसी को अगर हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है प्लस 32 करके आ जाता है ना। इजीली हम कर सकते हैं। अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो केल्विन को सेल्सियस में करने के लिए इससे माइनस कर लेंगे हम 273.15। और केल्विन में टेम्परेचर को दिया हुआ इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो पहले सेल्सियस में चेंज करके फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू रख के चेंज करना है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर से कैसे स्टेट चेंज होती है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक। फिर हमने बात की थी लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट जिसको हम हिडन हीट भी कहते हैं। ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये डिस्कस किया था। फिर ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास बॉइलिंग वाटर है और स्टीम है, तो ज्यादा सीवियर बर्न किससे कॉज होगा? यानी कि अगर हमारे हाथ पे दोनों चीजें गिर जाती हैं, बॉइलिंग वाटर भी और भाप भी, स्टीम भी, तो ज्यादा सीवियर बर्न कौन कॉज करेगा और क्यों करेगा? ठीक है। तो वो हमने देख लिया था। वेपर जो स्टीम है वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करती है क्योंकि वो स्किन के कांटेक्ट में आने का कंडेंस भी होती है, इसीलिए। यानी कि जो लेटेंट हीट उसमें है वो उसके पास एडिशनल लेटेंट हीट है ना, एडिशनल हीट है, तो वो हीट भी वो हमारे हाथ में क्या कर लेती है? पूरी छोड़ देती है, जिस वजह से वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करती है। फिर प्रेशर के बारे में बात की थी कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है और प्रेशर की मदद से ये जो स्टेट्स हैं इसको कैसे चेंज किया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। कि ज्यादा प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो लिक्विड
स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस स्टेट को, ठीक है। तो गैसियस स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर, लेकिन टेम्परेचर कम रखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस भी थी। इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इसके आगे अब हमें चैप्टर पढ़ना है, तो साथ साथ आप देख भी लीजिए जो जो हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे वैसे तो पहले, ठीक है। फिर ये मैटर की स्टेट, क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि 1 atm होता है। वेपराइजेशन, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लिया था हमने, कंडेंसेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर ली थी हमने कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज, यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट में, तो ये हमने देख लिया था, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ स्टेट्स देख ली थी, फिर बात की थी कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो इसके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे हमारे पास, और हमने क्वेश्चन भी एक सॉल्व कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमने अदर 2 स्केल में इसको कन्वर्ट किया था, ठीक। फिर लेटेंट हीट के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में, हम लेटेंट हीट पढ़ रहे थे, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर हमने यहीं पे हमारा टॉपिक हमने एंड कर लिया था लगभग। तो लेटेंट हीट का थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो, लेटेंट हीट के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था वो चीजें रिवाइज कर लें। दोनों कौन सी हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, तो देखो ये हमारा कोई सॉलिड स्टेट में मान लो आइस है, ठीक है। तो आइस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। तो जब हम इसे हीट देंगे तो क्या होगा, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जब हम इसे हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब इसका स्टेट चेंज होगा, जब ये स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट दी जाती है उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है। क्यों नहीं राइज होता है इसको हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस में, इसको हमने दी हीट। तो हीट देने से क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, मूव करने की एनर्जी। तो हीट देने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये वाइब्रेट करने लगेगी। जैसे इसे वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अभी काफी ज्यादा है, जिस वजह से पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं आपस में, एक शेप इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, धीरे धीरे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। यानी कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को छोड़ने लगेंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने लगेंगे और धीरे धीरे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, यानी कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ने लगेगा, स्पेस बढ़ने लगेगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया था, तो टेम्परेचर के इफेक्ट में पढ़ लिया था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये पढ़ लिया था। लेकिन मेन बात ये, यहाँ पर अभी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और इस वाटर का अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से तो ये भी आता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जब ये स्टेट चेंज हो गई है, पानी ये बन गया है, तभी भी 0 डिग्री सेल्सियस। सेम ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर दूसरे केस में। दूसरा केस क्या है, तो वाटर है, इसको हम बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो धीरे धीरे इसके वेपर्स बन रहे हैं। तो जब इस वाटर का टेम्परेचर देखा गया तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, और इन वेपर्स का टेम्परेचर देखा गया तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस था। जबकि होना क्या चाहिए था कि बर्फ को जो हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर जो ये पानी बना इसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था ना, 0 से। हीट तभी तो दी हमने, हीट देने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। सेम ऐसे ही जब वेपर भी कैसे बनेंगे वाटर के, जब वाटर को हमने बहुत सारी हीट दी, तो वाटर को जब हम हीट दे रहे हैं तो ये जो वेपर बन रहे हैं इनका टेम्परेचर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आना चाहिए, है ना, इनका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो हीट दी जा रही है यहाँ पर इनके स्टेट को चेंज करने के लिए,
हीट क्यों दी जा रही है? स्टेट को चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए या लिक्विड से वेपर बनाने के लिए। तो वो जो हीट दी जा रही है वो हीट जा कहाँ रही है? क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों वो जो हीट दी जा रही है वो हीट लग रही है इस पूरे प्रोसेस में, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनाने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, पार्टिकल को वाइब्रेट कराने में। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के कन्वर्जन में ये जो प्रोसेस हो रही है, देखो यहाँ से तो हमें सीधा सिंपल इतना ही दिख रहा है ना कि कन्वर्जन इतना हो रहा है, लेकिन इसके पीछे तो इतनी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर भी ऐसे ही दिख रहा है कि सिंपल सा ये दिख रहा है कि वाटर है, वाटर से वेपर बन रही है, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है? जब हमने हीट दी होगी तो इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, और जो इनके बीच का जो स्पेस है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे पार्टिकल्स क्या हो, एक दूसरे से दूर हो गए, वाइब्रेट हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव करेंगे, जिससे जिससे क्या होगा, वो पार्टिकल इतने दूर जाएंगे और सीधा क्या हो जाएंगे, इवैप यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दिख तो इतना सिंपल है, लेकिन इसके पीछे इतनी सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इतना सा दिख रहा है, लेकिन प्रोसेस इतनी बड़ी हो रही है इसके पीछे। इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, वो जो हीट हमने यहाँ पर दी थी वो हीट पूरी उस प्रोसेस में लग जाती है। ठीक है, और वो हीट हिडन रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, हिडन हीट भी कहते हैं। इसमें यहाँ पे कहीं पर लिखा हुआ भी है, द हीट इज अ हिडन, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो वो हीट क्या होती है, हिडन रहती है, छुपी हुई रहती है। ठीक है, यानी कि पूरी प्रोसेस में वो हीट लग जाती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों केसेस में। तो प्रोसेस में वो हीट लग रही है, इसीलिए उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। यानी कि यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में वो हीट लग रही है, और यहाँ पर लिक्विड से वेपर बनने की प्रोसेस में वो पूरी हीट लग रही है। ठीक है, तो उस हीट को हम क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस में लग रही है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर वेपराइजेशन की प्रोसेस में लग रही है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो दो यहाँ से तीन टॉपिक क्लियर हो गए, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाकी अपने लास्ट लेक्चर में और भी डिटेल में हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिवाइज भी कर लिया है इसको। फिर हमने बात की थी चेंज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर हमने अपना लेक्चर एंड किया था, हाँ यहीं पर, यहाँ पर हमने अपना लेक्चर एंड किया था लास्ट लेक्चर में। थोड़ा यहाँ पर कुछ चीजें हमें देखनी है। तो हमने बात की थी कि प्रेशर बढ़ाने से, यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना, ये पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस है, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पर देख लो, इन पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस है। तो स्पेस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर बढ़ा देंगे। ठीक है, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो पार्टिकल ऐसे थे अभी, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स नीचे जाएंगे एक दूसरे के साथ और क्या करेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे, जिससे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। दो चीजें समझनी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, लेकिन मूव करते रहेंगे, है ना, क्योंकि प्रेशर हम ऊपर से डाल रहे हैं। मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर इनका बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है टेम्परेचर, हमने ये पॉइंट पढ़ा था ना पहले, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम होगा, क्या होगा कि जैसे नीचे आएंगे ये मूव करेंगे तो इनका यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो साथ में टेम्परेचर को हमें कम करना है। प्रेशर बढ़ाना है लेकिन इसे कूल रखना है, टेम्परेचर कम करना है। तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा करके टेम्परेचर कम करके ये जो पार्टिकल्स हैं ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, या हम सिंपली कहें कि लिक्विफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोसेस होती है। ठीक है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने की। ठीक है, अब ये देखी कहाँ कहाँ पर जाती है, तो देखो जैसे हम एलपीजी की बात करें या सीएनजी की बात करें या स्प्रे बॉटल्स की बात करें, तो जब हम एलपीजी सिलेंडर को आप उठा करके, एलपीजी सिलेंडर को उठा करके आपको क्या करना है, उसको ऐसे शेक करना है। ठीक है, उठा करके ऐसे एलपीजी सिलेंडर्स आपने अपने घरों में देखे होंगे, जो इस तरीके से रेड कलर के होते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स रेड कलर के होते हैं। तो कभी आप इसे उठा करके देखना, ऐसे शेक करना, ऐसे शेक करना, इसको हिला करके देखना, तो आप क्या देखोगे कि इसके अंदर आपको लगेगा कि क्या है, लिक्विड है। ठीक है, क्या लगेगा, लगेगा इसके अंदर क्या है, लिक्विड है।
लेकिन जब यहाँ से आप इसका प्रेशर रिलीज करते हो, जब यहाँ से क्या करते हो आप प्रेशर रिलीज करते हो, तो आप क्या देखते हो, तब आपको क्या दिखता है, जैसे आप यहाँ से इसका प्रेशर रिलीज करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या बाहर आ रही है, यहाँ से बाहर आ रही गैस। अंदर लिक्विड लग रहा था लेकिन बाहर तो गैस आ रही। ऐसा कैसे हो रहा, देखो अंदर क्या है तो गैस ही, लेकिन इस गैस को हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर कम करके लिक्विफाई किया जाता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करके इस तरीके से सिलेंडर्स में भर करके, यानी कि सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, स्टोर किया जाता है। तो जब हम इसको यूज करते हैं, यानी कि ऊपर से इसका यहाँ से इसको खोलते हैं, तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है, जैसे ये गैस बाहर आती है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, जितना प्रेशर से इसको प्रेशराइज किया था, प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और ये वापस से अपने गैसियस स्टेट में आ जाता है। जैसे आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो एग्जाम के टाइम आप बहुत घंटे तक पढ़ते हैं, और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप कुछ भी नहीं पढ़ते, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है तो आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, और जैसे एग्जाम का प्रेशर हट जाता है तो आप अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर होता है कि यहाँ पर इस गैस को प्रेशराइज करके लिक्विड बनाया गया है ना, लिक्विड में रखा गया है, स्टोर करके रखा गया है। लेकिन जैसे हम यहाँ से ऑन करते हैं तो इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है और ये वापस से अपने पहली वाली स्टेट में, जो कि गैसियस स्टेट है, उसमें आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब हम ड्राई आइस की बात करते हैं। एक और एग्जांपल देखना है आपको ड्राई आइस का। अब ड्राई आइस नॉर्मल आइस नहीं है, नॉर्मल आइस अलग होती है, ड्राई आइस अलग होती है। ड्राई आइस बनी हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ड्राई आइस की बात कर रहे हैं। अब ये ड्राई आइस आपने देखी होगी, जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या किसी वेडिंग सेलिब्रेशन में जाते हैं, तो आप देखते हो जिसका बर्थडे होता है, या वहां पर आप देखते हो ऐसे व्हाइट व्हाइट गैस होती है ना नीचे फ्लोर पे, या कोई डांसिंग फ्लोर है, या किसी भी तरह की पार्टीज में आप जाते हैं तो इस तरीके से आप देखते हो नीचे वो गैस है। वो गैस कौन सी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन वो गैस आई कहाँ से। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर, टेम्परेचर कम, हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, प्रेशराइज करके ड्राई आइस बनाया जाता है। इस गैस को, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, ड्राई आइस बनाया जाता है। अब ड्राई आइस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे आइस होती है, मान लो ये आइस का क्यूब है कोई, तो ड्राई आइस भी ऐसी दिखती है, एकदम व्हाइट सी, एकदम आइस की तरह ही दिखती है। ठीक है, इसीलिए ड्राई आइस इसको बोल रहे हैं हम, आइस की तरह दिखती है इसलिए ड्राई आइस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हाई प्रेशर पर सीधा ड्राई आइस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि गैसियस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। समझ में आया, गैसियस से सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। इतना आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो गैसियस स्टेट से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा ड्राई आइस में कन्वर्ट किया जा रहा है हाई प्रेशर पर। फिर इसे स्टोर करके रखा जाता है अलग कंटेनर्स में, क्योंकि जैसे ही हम इसे बाहर छोड़ेंगे, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ये बाहर आएगा, यानी कि जहां इसे स्टोर करके रखा है वहां से जैसे ये बाहर आता है, तो जितने ज्यादा प्रेशर से इसे सॉलिड में, यानी कि ड्राई आइस में कन्वर्ट किया जाता है, वो सारा प्रेशर रिलीज हो जाती है, गैस पूरी फैल जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, एक तो प्रेशर से ड्राई आइस बनाई जा रही है, और जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होता है वो ड्राई आइस वापस से गैसियस में चेंज हो जाती है। तो दो प्रोसेस यहाँ पर एक साथ भी हो रही है, ये भी हम देख सकते हैं। सीधा गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस, दो प्रोसेस, और ये दोनों प्रोसेस क्या होती है हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, सॉलिड से गैस में चेंज होना, गैस से सॉलिड में चेंज होना, ये क्या प्रोसेसेस हैं ये हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझना। तो दो एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पे। एक एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, जिसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एलपीजी और सीएनजी। सीएनजी भी सेम है एलपीजी की तरह, मतलब ये नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, और नाम ही रख दिया इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो याद करने के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि नाम में ही कंप्रेस्ड है। कंप्रेस यानी कि संपीड़ित या संग्रहित। ठीक है, यानी कि उसको कंप्रेस किया जाता है। ठीक, चलो, कंप्रेस करने का मतलब क्या है, जैसे रुई होती है ना, रुई, तो रुई ऐसे फूली हुई होती है, तो रुई को अगर हम उंगलियों की टिप में रखें और उसको ऐसे प्रेस करें तो वो क्या हो जाएगी, पूरी कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस कैसे होती है, क्योंकि रुई के अंदर क्या है, पोर्स है, उन पोर्स में एयर भरी हुई है। पोर्स बोले या रुई क्या है, पूरी खुली खुली है, उसके अंदर एयर भरी, एयर ट्रैप रहती है, भरी हुई नहीं होती, एयर ट्रैप यानी कि फंसी हुई रहती है एयर। तो जैसे ही हम अपनी उंगलियों के बीच में रुई को रख करके, रुई का एक टुकड़ा रख करके इस तरीके से इसको क्या करते हैं, दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो इसी प्रेशर डालने को कंप्रेस करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जब हम कंप्रेस करते हैं तो रुई का जो इतना साइज था वो इतना हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो एयर ट्रैप रहती है वो एयर ऐसे कंप्रेस करने से पूरी बाहर
निकल जाती है। ठीक है, वापस से खुला छोड़ेंगे तो थोड़ा देर बाद उसके अंदर एयर वापस से ट्रैप हो जाएगी, वो ओरिजिनल शेप में वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही था कि दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी कि गैस को कंप्रेस करके यानी कि प्रेशराइज करके, हाई टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, एलपीजी और सीएनजी के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है, स्टोर करके भी रखा जाता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि गैस से कैसे हम ड्राई आइस बनाते हैं, प्रेशर करके, ठीक है, हाई प्रेशर पर। और जब ये ड्राई आइस एकदम से हम इसको ओपन एयर में लाते हैं तो उसका सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है और वापस से गैस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, तो तीन चार चीजें हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में, और कुछ है जो हमने अभी भी डिस्कस कर ली है। ठीक है, बाकी स्प्रे बॉटल का एग्जांपल हमने देखा कि जैसे परफ्यूम की बॉटल्स हैं तो उसको आप शेक करते हो तो लगता है उसके अंदर लिक्विड है, लेकिन जब आप स्प्रे बटन दबाते हो तो बाहर तो गैस निकलती है ना। कुछ कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे लिक्विड भी होता है, लेकिन कुछ कुछ ज्यादातर ऐसे परफ्यूम्स या डीओ या बॉडी डिओड्रेंट्स होते हैं जिनसे स्प्रे जो है गैसेस फॉर्म में बाहर निकलती है, यानी कि वहां पर भी ये सेम टेक्निक यूज की जाती है। हाई प्रेशर पर गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है और फिर जो है वो बाहर निकल के डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। गैस की तो प्रॉपर्टी है इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, जैसे वो बाहर आती है तो वो इधर उधर फैलने लग जाती है, डिफ्यूज होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसको पढ़ने के लिए आपको जो हमने लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों की जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने कंप्रेस करने की बात यहाँ पर की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्रेस करने की प्रॉपर्टी होती किस किस की थी। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ये हमने वहीं पर पढ़ लिया था, तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हमने बात की थी सॉलिड और गैस, सॉलिड और लिक्विड, ये कंप्रेसिबल नहीं होते, बहुत कम। ठीक है, चलो, क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलो, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर और चेंज ऑफ प्रेशर दोनों का क्या इफेक्ट होता है ये आपको समझ में आ गया। कैसे यहाँ पर स्टेट में चेंज होता है वो समझ में आ गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और लेटेंट हीट, तीनों समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ध्यान से देखना। देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी चेंज्ड टू द लिक्विड। तो यहाँ पर एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके ऊपर गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, हाउएवर कितना भी प्रेशर हम उसमें अप्लाई कर लें। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है उसको कहा जाता है क्रिटिकल प्रेशर। तो बहुत इजी है था। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में, इतना इनफ है। ठीक है, इतना आप नोट कर लो। आगे बढ़ते बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है, तो अभी तक हम बॉइलिंग पढ़ चुके हैं, वेपराइजेशन पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग, वेपराइजेशन आना चाहिए आपको इवेपोरेशन पढ़ने के लिए। वैसे नहीं भी आता है तो भी चल जाएगा, लेकिन हमने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, बेसिक बेसिक इवेपोरेशन की, वेपराइजेशन क्या है या बॉइलिंग क्या है। अब बॉइलिंग प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग इवेपोरेशन से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है। ठीक है, वेपराइजेशन की बात नहीं करें, बॉइलिंग की बात कर लेते हैं, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। ठीक है, तो बॉइलिंग प्रोसेस को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि बॉइलिंग प्रोसेस में हो क्या रहा था। बॉइलिंग में क्या हो रहा था, कोई कंटेनर है या वैसे है कुछ भी, उसमें पानी है, उसको हम हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और हीट दे करके क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो हैं उनकी, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक, ये प्रोसेस थी बॉइलिंग की, इवेपोरेशन होना। बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, 1 atm प्रेशर ये वो तो नहीं, क्या बोल रहे हैं, सिर्फ बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बॉइलिंग की प्रोसेस है। अब बात करते हैं, जो बॉइलिंग की प्रोसेस है ये एक बल्क फिनोमिना होता है, बल्क फिनोमिना। ठीक है, क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है। अब ये और ये इवेपोरेशन कैसे डिफरेंट है, कैसे समझेंगे इसको। ठीक, तो पहली चीज यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, इवेपोरेशन में कोई हीट नहीं दी जाती। ठीक है, ये बल्क फिनोमिना है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। और यहाँ पर भी वेपर बन रहे हैं और यहाँ पर भी वेपर ही बनेंगे। ठीक है, एक चीज सेम है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब इवेपोरेशन समझते हैं। बॉइलिंग आपने रिकॉल कर लिया है थोड़ा बहुत।
अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। अब इवेपोरेशन की प्रोसेस में होता क्या है, फिर हम इसके फैक्टर्स की बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं या इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो हमने लिया एक कंटेनर, कंटेनर में था खूब सारा पानी। अब ये इवेपोरेशन क्या है, जैसे बॉइलिंग हमने पढ़ा था, बॉइलिंग में लिक्विड स्टेट से किसमें चेंज होना, गैसेस स्टेट में चेंज होना। अब हम कह रहे हैं इवेपोरेशन में भी लिक्विड से लिक्विड टू गैसियस, लिक्विड टू गैसियस, लिक्विड से गैसियस में चेंज होना। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, ऐसा क्यों, यहाँ पर भी तो सेम ही चीज हो रही है ना, यहाँ पर भी लिक्विड से गैसेस में चेंज होना है, जबकि इवेपोरेशन में जबकि बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैसेस स्टेट में ही चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्यों है वो हम समझेंगे। जैसे आप जब नहा करके आते हैं, जैसे बाल धो करके आते हैं, तो आप क्या देखते हो कि वो बाल जो गीले हैं वो कैसे सूख जाते हैं, है ना, कुछ समय के बाद वो ड्राई हो जाते हैं। समर में जल्दी ड्राई होते हैं, विंटर में थोड़ा लेट लगती है, या रेनी सीजन है तो थोड़ा और लेट लग जाती है बाल को सूखने में। ठीक है, या हम कुछ ड्राई उसमें करेंगे, है ना, ड्रायर से बाल सुखाने की कोशिश करते हैं तो और जल्दी सूख जाते हैं। या आप फ्लोर पर कभी मॉपिंग करते हैं यानी कि पोछा लगाते हैं, तो क्या देखते हो, फैन ऑन करते ही या बिना फैन ऑन करे भी क्या हो जाता है, जो कमरा है वो पूरा सूख जाता है। या गर्मियों के टाइम पर आप क्या करते हैं, अपने छत को धोते हैं या आप अपना आंगन धोते हैं, तो आप क्या देखते हो, कुछ समय के बाद वो छत जो है वो सूख जाती है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई मैजिक है, क्या कोई मैजिक होता है और मैजिक की वजह से पानी जो है पूरा गायब हो जाता है। या आप किसी ग्लास में या किसी कंटेनर में आज पानी डालो, या आप जैसे आपने देखा होगा बर्तन को धोते हुए, तो बर्तन पानी से धोए जाते हैं, लेकिन थोड़ा देर बाद आप देखते हो, कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि बर्तन जो पूरे सूखे हुए हैं वो तो गीले हैं ही नहीं, है ना, ऐसा होता है। या आपने आज अपने स्कूल में एक ग्लास में थोड़ा सा पानी रखा, अब बीच में है समर हॉलीडेज, है ना, 5-10 दिन की छुट्टियां पड़ गई आपकी। अब 10 दिन के बाद जब आप आओगे तो क्या ग्लास में पानी आपको दिखेगा, नहीं दिखता है, पानी पूरा गायब हो जाता है। तो ये पानी गया कहाँ, ये जो बाल गीले थे वो सूखे कैसे, छत पर पानी डाला था या पोछा मारा था, वो जो पानी था वो गायब कैसे हो गया, क्या कोई मैजिक यहाँ पर होता है या कोई आ करके उस पानी को पी जाता है, या कैसे ये पानी गायब होता है। तो ये पानी का जो गायब होने का जो मेन रीजन है वो है इवेपोरेशन। किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। सेम जैसे आप ग्लास पर पानी रख करके अपने क्लासरूम में रख दीजिए, 10-15 दिन के बाद देखिए तो वो पूरा पानी गायब हो जाएगा, पूरा ग्लास जो आपको सूखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इवेपोरेशन की वजह से। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखो, क्या आपने अपने बालों को बॉयल किया कि पानी उसका सूख गया, नहीं, है ना। क्या आपने छत के पानी को बॉयल किया कि जो पानी था वो पूरा सूख गया, या आपने ग्लास में रखे हुए पानी को बॉईल किया कि 10-15 दिन के बाद वो पानी गायब हो गया, ऐसा आपने नहीं किया। तो ये काम कैसे करता है इवेपोरेशन, और कैसे ये बॉइलिंग से डिफरेंट है। तो बॉइलिंग में तो हीट देनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर कोई हीट नहीं देनी पड़ती। लेकिन तो पार्टिकल इवेपोरेट कैसे हो रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है लिक्विड पर। और क्या होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तब वो इवेपोरेट होंगे या वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर बिना हीट दिए हुए वो कैसे हो रहा है पॉसिबल, कैसे पानी इवेपोरेट हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो होता ये यहाँ पर कि हमें कोई हीट तो नहीं देनी पड़ रही, लेकिन हीट नहीं दे रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हीट अवेलेबल ही नहीं है, हमारे सराउंडिंग में तो हीट है ना, सराउंडिंग में तो हीट है ना। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, तो अच्छा हमने दूसरी चीज क्या कहा, इसको कहा हमने सरफेस फिनोमेना। क्या कहा हमने, सरफेस फिनोमेना। तो हुआ क्या, ये जो वाटर है जो कंटेनर में हमने रखा हुआ है, और यहाँ पर अगर सनलाइट पड़ रही है, या सनलाइट नहीं भी पड़ रही, जरूरी थोड़ी सनलाइट पड़ रही, घर के अंदर थोड़ी ना पड़ रही सनलाइट, ना पोछा मार रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, सनलाइट थोड़ी ना पड़ रही, बिना सनलाइट के भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिलहाल मान लो यार सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट नहीं भी पड़ रही, नहीं भी पड़ रही, तो ये जो ऊपर के पार्टिकल है, सरफेस फिनोमिना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स, ऊपर वाले सरफेस के पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो ऊपर वाले पार्टिकल है सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, नीचे वाले पार्टिकल होते हैं बॉटम के पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो सरफेस के पार्टिकल्स है, ठीक है, अब यहाँ सरफेस पे वाटर के पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, है ना, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही। ठीक है, अब ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये सराउंडिंग की जो हीट है, सराउंडिंग की जो हीट है ना, सराउंडिंग में हीट तो होगी ही,
सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं केवल सरफेस के पार्टिकल्स। ठीक, अब इस सरफेस वाले पार्टिकल सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो वाइब्रेट करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा और ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो सरफेस फिनोमेना क्यों कहा गया, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट होते हैं। कैसे, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब इवेपोरेट हो जाएंगे तो इसके जो जस्ट नीचे वाले पार्टिकल होंगे वो अब सराउंडिंग में आ जाएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे, फिर और नीचे वाले पार्टिकल सराउंडिंग में आएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे। ऐसे ऐसे करके सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब पोछा मारते हैं या हम बाल धुलते हैं या बर्तन धुलते हैं तो क्या होता है, सरफेस के पार्टिकल्स सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और पार्टिकल्स धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होके वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक, तो ये सिंपल सा ही कहेंगे, सिंपल सा इवेपोरेशन का प्रोसेस है। अब ये डिफरेंट इसीलिए है बॉइलिंग से, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई हीट हम दे रहे हैं, उल्टा अगर ज्यादा हीट मिल रहा है, इसको सनलाइट मिलेगा या गर्मियों का सीजन है तो पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हीट है, ज्यादा हीट इसको देंगे तो ये इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो समझ में आया, ये भी लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस है, लेकिन कैसे, बिना कोई एडिशनल हीट दिए हुए, ये सराउंडिंग से ही हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और सरफेस फिनोमेना क्यों है ये भी अब आप समझ गए, क्योंकि पहले सरफेस के, ऐसे नहीं कि हीट पहले नीचे थोड़ी जाएगी पानी के अंदर, पहले तो ऊपर वाले पार्टिकल्स पर ही हीट जाएगी, वही हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, फिर उसके नीचे वाले पार्टिकल, फिर उसके नीचे वाले पार्टिकल, धीरे धीरे करके इवेपोरेट सारे हो जाएंगे। ठीक, रीड कर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर होगा तो उसे बॉइलिंग कहेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन नहीं कहेंगे, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, it also true for, it is also true, this is also true for liquid. The particles of a liquid have different amount of kinetic energy. liquid के particles की different amount of kinetic energy होती है। Particles present at the surface possess comparatively higher kinetic energy to those present in bulk. तो जो bulk में है और जो surface में, surface वाले particles की kinetic energy उनके comparison में ज्यादा होगी। Therefore, particle at the surface with higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor. This phenomenon is called evaporation. तो जैसे कि हमने कहा कि particles क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जिस वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, नीचे वाले पार्टिकल से फोर्स, क्योंकि देखो ये ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे वाले पार्टिकल्स से भी तो जुड़े हुए हैं ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये वाला सबसे, ये वाला भी सबसे, है ना, ये पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। देखो प्रोसेस सारा वही है, बस थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट है। ठीक, नोट कीजिए इवेपोरेशन। तो चलिए बच्चों, तो आज हमने इवेपोरेशन को डिस्कस कर लिया, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बात की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसको आगे कंप्लीट करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।